एक बार जरा कंफर्म करिए कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है या फिर नहीं दे रही। एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए कि क्या आप लोग मेरे को ठीक से सुन पा रहे हैं या फिर नहीं। मेरे ख्याल से लाउड इनफ है। एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए। चलिए, निश्चित तौर पे मेरी आवाज जो है वो आप लोगों तक आ रही है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम 3 मिनट लेट हैं आज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोज सुबह 9 बजे आपके सामने में लेके आता हूं आज के दिन का द हिंदू। तो आज क्या तारीख है भाई? 8 तारीख है ना, 8 फरवरी है आज, और आज के दिन का द हिंदू लेकर आपके सामने में उपस्थित हूं। चलिए, सबसे पहले आज की जो प्रमुख खबरें हैं उन पे नजर डाल लेते हैं, अखबार देख लेते हैं, उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन पे चलेंगे और देखेंगे कि हमें आज क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो भाई, आज की सबसे बड़ी खबर, बहुत लंबा भाग क्लास का, करीब 1/3 क्लास आज इस पे जाएगी। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति की घोषणा की। मौद्रिक नीति समिति ने नई मौद्रिक नीति की घोषणा की है। उसमें क्या किया है? रेपो रेट में बदलाव किया है। 0.25%, 1/4% जो होता है, उसने कटौती करी है रेपो रेट में। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, क्यों किया है, क्या बैंक और कुछ चाहते थे, क्या भारत की इंडस्ट्री और कुछ चाहती थी, इसके बारे में थोड़ी सी आज हम चर्चा यहीं पर कर लेंगे, ताकि ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि आया हर जगह है कल, लेकिन समझ में बहुत कम लोगों को आया है कि इसका मतलब क्या है। मतलब आज मैं आपको यहां पे समझा दूंगा, उसकी आपको कोई टेंशन होगी नहीं, पूरा पूरा आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, डोनाल्ड ट्रंप, हे भगवान, हमेशा न्यूज में, मतलब मैं जितना भी सोचूंगा कि अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उनके बारे में ना पढ़ाओ, कुछ ना कुछ वो ऐसा कर देते हैं। तो अब उन्होंने क्या किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसका क्या मतलब है, क्यों किया है, आपको इसके बारे में जल्दी से बताऊंगा कि भाई ऐसा क्यों किया है ट्रंप साहब ने, और ये नया जो काम किया है इसका क्या मतलब है। हालांकि कोई ज्यादा औचित्य है नहीं, लेकिन तब भी इसको समझने की जल्दी से कोशिश करेंगे। तो भाई, ये मैंने इन क्लास लिखा हुआ है। तो भाई, केंद्र सरकार ने यह घोषणा करी है कि शेख हसीना ने जो भी किया है, बांग्लादेश के खिलाफ जो भी बयानबाजी करी है, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में करी है। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश को स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि भैया, हम नहीं जानते शेख हसीना क्या कर रही हैं। शेख हसीना ने जो भी किया है वो उनका इंडिविजुअल काम है, भारत सरकार का इस पे कोई योगदान नहीं है, भारत सरकार का इससे कोई लेना देना भी नहीं है। ये बात जो है, ये शेख हसीना ने कह दी है कि भाई ये जो भी वो कर रही हैं, अपने अपने कहने पर कर रही हैं, स्वेच्छा से कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं से आवाज आ रही है ना कुछ कुछ तो क्लास की। हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बायो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी जो चीजें हैं उनके उत्पादन को लेकर केंद्र सरकार एक प्रयास कर रही है, उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, और उस बढ़ावे के लिए वो अब राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर रही है, राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है। इन्फ्लेशन वाला मुद्दा संपादकीय आया है, संपादकीय में जो बिंदु है उनको भी मैं उसी आर्टिकल में शामिल कर लूंगा, नई बात कुछ नहीं करेंगे। शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा है एआई को लेकर। तो शशि थरूर हालांकि एक राजनेता हैं, और इन क्लासेस में मैं 1-2 नीतियां फॉलो करता हूं। एक तो यह है कि हम राजनेताओं के आर्टिकल आमतौर पर पढ़ते नहीं है, क्योंकि राजनेता आमतौर पर राजनीतिक आर्टिकल लिखते हैं कि हमारी पार्टी अच्छी, उनकी पार्टी खराब, ठीक है। लेकिन कुछ राजनेता ऐसे हैं जो कई बार मुद्दों पर आधारित आर्टिकल लिखते हैं। शशि थरूर साहब राजनेता बनने के पहले एक स्कॉलर हैं, राइटर हैं, विदेश नीति के जानकार हैं। तो उन्होंने एआई को लेकर एक आर्टिकल लिखा है कि भारत को एआई के क्षेत्र में क्या करना चाहिए। अच्छा आर्टिकल है, इसको हम पढ़ेंगे। राजनीतिक आर्टिकल यहां पर हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये जो दूसरा आर्टिकल है माधव चवन साहब का, ये प्रथम के को-फाउंडर है। प्रथम वही है जो असर सर्वे लाती है। असर सर्वे जो भारत में शिक्षा का स्तर क्या है इसके बारे में बात करता है। तो इन्होंने भारत में इक्विटेबल एजुकेशन, यानी कि सबको समतापूर्ण शिक्षा कैसे दी जाए, उसके लिए कुछ सुझाव दिए हैं। अच्छे सुझाव हैं, तो इसको हम जल्दी से पढ़ लेंगे। शनिवार है आज, एडिटोरियल कम आते हैं, फीचर ज्यादा आते हैं। फीचर यूपीएससी के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आमतौर पे कल्चरल इत्यादि होते हैं। तो हाँ, तो इनको हम जल्दी से छोड़ते हुए आगे चलते हैं। तभी खबरें आज बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि खबरें नहीं हैं। बजट, ये जो आरबीआई का कदम है उसको लेकर, ये सारे आरबीआई के कदम पर हैं, तो उसको हम उसी में शामिल कर लेंगे जो हमने पहले कहा है, ठीक है। पनामा ने क्या किया है, जो चाइना का एक इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको छोड़ दिया है चाइना ने। इसके लिए अमेरिका की आलोचना करी है। यह मामला क्या है इसके बारे में बताऊंगा। जॉर्जिया में एक नया कानून लाया गया जो कि विदेशी हस्तक्षेप को, देश की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने का काम करता था। ये जो जॉर्जिया एक छोटा सा देश है, लेकिन यह कानून जो है ये एक वैश्विक जो विचार है उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि दुनिया
में लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि बाकी देश जो है वो हमारे देश में इंटरफियर करना चाहते हैं, हमारे देश की राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इतना ही है, और तो कुछ है नहीं। हाँ, बाकी तो कुछ नहीं है। हाँ जी, चलो अब बाकी क्रिकेट चल ही रहा है। आप में से जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भाई जिनको क्रिकेट का एक्साइटमेंट होता है वो लोग समझ सकते हैं कि भाई अभी टेस्ट सीरीज चल रही है। मेरे ख्याल से दूसरा मैच आज है, दिल्ली में आज मतगणना है, तो अब आई थिंक रुझान आने शुरू हो गए होंगे। आप में से अगर कोई रुझान देख रहा हो तो यहां पर आप कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं कि भाई आपने क्या रुझान, आप अभी क्या चल रहा है। तो हालांकि सारे एग्जिट पोल बीजेपी की जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल कई बार गलत भी निकले हैं। तो खैर जो भी रुझान हो, जो भी हो, लोकतंत्र है, ये एक अच्छी प्रक्रिया है कि पार्टियां जो हैं वो जीतती रहती हैं, हारती रहती हैं, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जनता को अपना मत व्यक्त करने का मौका मिलता है। अच्छी बात है, अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र की ये पहचान है। ठीक है, चलिए साहब तो शुरू करें। तो आज है 8 फरवरी। हाँ जी, आज है 8 फरवरी। हमारा चौथा एपिसोड है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अगर हम वर्ष के दिनों की बात करें तो आज इस वर्ष के 39 दिन खत्म हो गए। 39 दिन जा चुके हैं, कल 40 दिन हो जाएंगे इस साल के। और अगर कितने दिन बचे हैं उसको देखें तो अब केवल 326 दिन बचे हैं। ठीक है, 39 दिन जा चुके हैं, 326 दिन बचे हैं। तो अपनी पढ़ाई को अगर आप एक सही प्रकार की गति नहीं दे पा रहे हैं अभी भी, तो यार मैं इसलिए ये वाला काउंटर में हमेशा दिखाया है मैंने जीवन में, जब भी जहां भी पढ़ाया है, कि यार ये काउंटर जो है आप इसको ध्यान रखें, ये काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में सिर्फ तैयारी करना जरूरी नहीं होता, समयबद्ध तैयारी करना जरूरी होता है, वरना आप भी पंचवर्षीय योजना में फंस जाओगे, पढ़ते रह जाओगे 5 साल तक और एग्जाम निकलेगा नहीं। तो ये नहीं करना है, टाइम बाउंड तैयारी करनी है। इस दिन के काउंटर को याद रखना है कि कितने दिन निकल गए, कितने दिन बाकी हैं। अगर ये काउंटर भूल गए बहुत तकलीफ में आ जाओगे दोस्त। चलिए साहब, तो भाई आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है, आखिरकार उसने क्या किया, भारत में रेपो दर को 0.25% घटा दिया। तो भारत में सबसे, आपको मैंने कल ही समझाया था कि रेपो दर क्या होती है, तो उसके बारे में हम लोग अब बात नहीं करेंगे कि रेपो रेट होती क्या है। ठीक है, हाँ जी। तो भाई आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है ये क्या करती है, ये भारत में रेपो रेट कितना होगा इसको निर्धारित करती है। ठीक है, ये बात सही है। तो भाई इसमें क्या है, इन्होंने क्या किया, रेपो रेट को 0.25% कम कर दिया। आप लोगों ने अक्सर कई जगह ये पढ़ा होगा 25 बेसिस पॉइंट, ये आपने पढ़ा होगा शायद, हर जगह आ रहा है 25 बेसिस पॉइंट इन्होंने जो है रेपो रेट को कम कर दिया है। तो एक बेसिस पॉइंट क्या होता है, 0.01%, यानी कि 1/100% जो होता है ये एक बेसिस पॉइंट होता है। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.25% हो गया। तो रेपो रेट जो है वो 0.25% कम कर दी गई है। यानी कि अब तक भारत में जो रेपो रेट थी वो कितनी थी, 6.5% थी। अब ये घट के कितनी हो गई है, 6.25% हो गई है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब तक कोई बैंक अगर आरबीआई के पास ऋण मांगने जा रहा था, मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो गया आरबीआई के पास कर्जा मांगने, ऋण मांगने, तो भाई अब तक आरबीआई उसको 6.5% ब्याज पर ऋण दे रहा था। अब से आरबीआई उसको 6.25% ब्याज पर ऋण दे देगा। बस इतनी सी बात है ना, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अक्सर अखबारों में, किताबों में इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। बैंक आरबीआई से उधार लेता है, अब वो उधार सस्ता मिलेगा। अब बैंक को उधार सस्ता मिलेगा तो बैंक अपने ग्राहकों को भी उधार सस्ता देगा। सीधी सीधी बात है यार, भाई लॉजिकल बात है कि नहीं। अगर ये पेन मुझे कहीं से, मैं उत्पादक से मुझे 100 रुपए का मिल रहा है तो शायद मैं 150 का बेच दूंगा। अगर मुझे ही 200 का मिल रहा है तो मैं 250 से कम कैसे बेचूंगा यार, वही बात है ना। तो आरबीआई से अब बैंकों को ऋण सस्ता मिलेगा, और चूंकि बैंकों को ऋण सस्ता मिल रहा है तो बैंक इस लाभ का फायदा आम ग्राहक को प्रदान करेंगे। तो अगर आप आज की तारीख में अब आप लोन लेने जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अगर आप होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, आप कोई सा भी लोन लेना चाहते हो, आपको अपेक्षाकृत कम दरों पे वो ऋण मिल जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होता है कि अगर आपको ऋण सस्ते में मिलना शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर पे जो आर्थिक गतिविधि आप पहले कर सकते थे उससे ज्यादा आर्थिक गतिविधि करोगे। भाई अगर सस्ते में ऋण मिलेगा तो हो सकता है मैं अपना बिजनेस करना चाहूं, हो सकता है मैं ऋण लेके उसको कहीं निवेश करना चाहूं, कंपनियों में कंपनियां ज्यादा ऋण ले पाएंगी आसानी से। ये बात सही है कि नहीं है? भाई सस्ता ऋण मिलेगा तो आप ज्यादा ऋण लेके जल्दी जल्दी और नया कुछ आर्थिक गतिविधि करोगे, देश में आर्थिक गतिविधि का स्तर जो है वो ऊपर जाएगा। ये बात क्लियर हुई? तो
बेटा पिछली बार रेपो रेट में गिरावट जो हुई थी वो जानते हो कब हुई थी? मई 2020 में, यानी कि तकरीबन 5 साल हो गए हैं, करीब पौने 5 साल हो गए हैं। यानी कि मई 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रेपो रेट घटाई गई है। उसके बाद, वरना मई 2020 के बाद या तो रेपो रेट बढ़ी है या फिर कांस्टेंट रही है, कभी भी कम नहीं की गई। तो 57 महीनों के बाद आखिरकार रेपो रेट को कम करने का कदम जो है वो उठाया गया है। तो अच्छा देखिए, अगर रेपो रेट कम हो जाती है, मैंने आपको क्या बताया, ऋण जो है वो सरलता से उपलब्ध होगा, बाजार में ज्यादा पैसा आ जाएगा। अगर बाजार में ज्यादा पैसा आता है तो इससे मुद्रास्फीति कम होती है या फिर बढ़ती है? भाई देखो, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, मुद्रास्फीति का मतलब यह है कि वस्तुएं महंगी हो गई। वस्तु महंगी होने को मैं ऐसे भी तो देख सकता हूं कि मुद्रा सस्ती हो गई। वस्तु महंगी मतलब मुद्रा सस्ती, कि एक मुद्रा की जो क्रय शक्ति थी वो कम हो गई। भाई अगर मान लो पहले 100 रुपए में ये एक गिलास आता था, अब नहीं आता, तो पहले एक 100 रुपए के नोट की जो शक्ति थी वो इतनी थी कि वो इस गिलास को खरीद सकता था, अब नहीं खरीद सकता। ये बात क्लियर है? तो अगर वस्तुएं महंगी हो गई तो इसको समझने का दूसरा तरीका यह है कि मुद्रा सस्ती हो गई, मुद्रा की कीमत गिर गई। इसीलिए हम इसको मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रा में स्फीति, मुद्रा की कीमत का गिर जाना। तो जो चीज बाजार में ज्यादा होती है उसकी कीमत गिर जाती है। ये तो सप्लाई और डिमांड है, बचपन से पढ़ते आए हैं। जो चीज बहुतायात में उपलब्ध है वो सस्ती होती है। तो अगर रेपो रेट कम करने के कारण बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, देखिए इसको समझिए लॉजिक को। आपने क्या किया? रेपो कम किया। रेपो कम होने से क्या होगा? बाजार में पूंजी की मात्रा बढ़ेगी, और अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मुद्रा की कीमत जो है, यानी कि जिसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति, मुद्रा की कीमत घटेगी यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी। महंगाई बढ़ सकती है, यह बात सही है कि नहीं है? महंगाई तो बढ़ सकती है, लेकिन आरबीआई का यही कहना है कि यार मुद्रास्फीति की दर जो है वो अभी नियंत्रण में है, अभी कंट्रोल में है। मुद्रास्फीति कोई ऐसी बहुत चिंताजनक स्तर पे नहीं है। इस तिमाही में मुद्रास्फीति जो है वो 4.4% है, और 2025-26 के वर्ष में 4.2% के आसपास मुद्रास्फीति रहने की उम्मीद है। तो पॉइंट यह है कि अगर मुद्रास्फीति नियंत्रण में है तो हम अपने उद्योग धंधों को प्रोत्साहन क्यों ना दें? भाई आमतौर पे हम रेपो रेट को बढ़ा के इसलिए रखते हैं कि मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहे, लेकिन महंगा ऋण होने के कारण उद्योग धंधों को दिक्कत होती है, देश का आर्थिक विकास जो है वो बाधित होता है, वो ठीक से हो नहीं पाता। तो ये तो हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम महंगाई को बहुत नहीं बढ़ने दे सकते। पर अब अगर महंगाई कंट्रोल में आ गई है आंकड़ों के हिसाब से, तो फिर क्यों ना हम ज्यादा मुद्रा की उपलब्धता करा दें ताकि आर्थिक विकास ही हो जाए। आर्थिक विकास होना भी तो जरूरी है ना यार, ये बात भी क्लियर है। तो इसीलिए क्या किया आरबीआई ने, कहा कि चूंकि मुद्रास्फीति अब रीजनेबली कंट्रोल में है, तो इसीलिए हमने यह कदम उठाया कि इस बार हम रेपो रेट को कम करेंगे। यह आपको मैंने बताया ही है। मई 2020 में जब कोविड महामारी आई थी, तब जो रेपो रेट 4.4% होती थी, तो आरबीआई ने उसको घटा के 4% कर दिया था। ठीक है, देखिए ये क्या था, जो हम क्या कहते हैं आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट, या फिर जिसको हम कहते हैं सरकारी स्टिमुलस। जब उस समय क्या हुआ था, कोविड के समय उद्योग धंधे बंद हो गए थे, तो सरकार चाहती थी कि उद्योग धंधे पनपे, बढ़े, प्रोत्साहन देना चाहती थी उद्योग धंधों को। तो सरकार ने क्या किया, रेपो रेट कम कर दिया। रेपो रेट कम करने से क्या हो गया, उद्योग धंधों को आसानी से ऋण मिलने लगा, तो उद्योग धंधों में विकास फिर से शुरू हो गया था, क्योंकि कोविड के समय इसकी जरूरत थी। यह बात सही है। लेकिन उसके बाद जब मुद्रास्फीति बढ़ गई तो सरकार ने, आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया, और उसके बाद से जैसा आप जानते हो, या तो रेपो रेट बस बढ़ी है या फिर कांस्टेंट रही है, उसमें कम से कम गिरावट तो नहीं आई। तो मई 2020 के बाद पहली बार गिरावट आई है। तो आप पे और मेरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सवाल यह आता है कि अक्सर लोग कहते हैं चलिए सर ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई देश की नीति वीति की, हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे जीवन पे प्रभाव यह पड़ेगा कि भैया देखो, ऋण सस्ता हो जाएगा। अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है, आपने कोई और तरह का लोन ले रखा है, तो लोन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं भारत में, या आप अपने बैंक से पता कर सकते हैं कि आपका लोन किससे कनेक्टेड है। देखिए, बैंक जब किसी को लोन देता है तो बैंक उस पे कितना ब्याज ले रहा है वो किसी न किसी मानक पे, किसी न किसी स्टैंडर्ड पे आधारित होता है। 2 स्टैंडर्ड आमतौर पे चलते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, यानी कि बाहरी तरीका, यह सीधे सीधे रेपो से जुड़ा होता है। यहां पर बैंक यह कहता है कि भाई मान लो, एक तरह से आप इसको ऐसे समझ लो, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है पर आपको आसान करके समझा रहा हूं, कि बैंक ये कह देता है कि भैया जितनी रेपो रेट होगी
हम ये कर लेंगे, व्यक्ति से, ग्राहक से रेपो प्लस 3% ब्याज लेंगे। कि मान लो रेपो रेट 6.5% थी तो आपसे 9.5% ब्याज लिया जा रहा था। अगर रेपो रेट मान लो 4% हो जाएगी तो आपसे 7% ब्याज लिया जाएगा। तो अगर आपका लोन जो है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से जुड़ा हुआ है तब तो आपका लोन तुरंत सस्ता हो जाएगा। कल से आपके लोन में जो है आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका लोन जो है वो एमसीएलआर से जुड़ा हुआ है, सीमांत जो एक तरीका होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग क्या होता है? ये वो मिनिमम रेट होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसे देता है। तो इसमें क्या है, बैंकों को लाभ मिलना अब शुरू हो जाएगा। बैंक वो लाभ आपको कुछ दिनों बाद देना शुरू करेंगे। तो आप अपने बैंक से पता कर सकते हो कि जी मेरा लोन जो है वो ये एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से जुड़ा हुआ है या फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपका एमसीएलआर से जुड़ा हुआ है तो आप मान लो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगेंगे। 6 महीने के अंदर भी आपका ऋण जो है वो सस्ता हो जाएगा, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा सा, ये तो हमने आज की न्यूज देखी, थोड़ा सा एक पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं, होलिस्टिक पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या क्या आई पिछले साल, पिछला जो वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है एक्चुअली 2024 में, कि हमारी जो ग्रोथ रेट है, हमारी जो आर्थिक वृद्धि की दर है उसमें गिरावट हुई। ये बात हम जानते हैं। और यार, हम जब दावा करते हैं, हम जब ये कहते हैं कि 2047 तक हम विकसित देश बनना चाहते हैं, तो यार हम अब अपनी वृद्धि दर में गिरावट बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत सीधी सीधी बात है। 2047 तक अगर हमको विकसित होना है तो हमको बहुत तेज गति से वृद्धि करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कर सकते कि हम मॉडरेट गति से बढ़ रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते। तो सरकार ने क्या किया, सरकार का एनालिसिस ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग चीजें खरीद रहे हैं, मांग है, सब कुछ है। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है शहरी मांग की। शहरी क्षेत्रों में लोगों ने चीजें खरीदना कम कर दिया है और अर्थव्यवस्था में अगर मांग कम है तो आर्थिक गतिविधि कम हो जाएगी। भाई बहुत सीधी सीधी बात है ना। अगर अर्थव्यवस्था में, देखो बहुत ये ना विशेष साइकिल होता है इकोनॉमी में। मान लो मांग कम हो गई, मांग कम होने से क्या होगा, उत्पादन कम हो जाएगा। भाई मान लो मैं कुछ बनाता हूं, मैं ये पेन बनाता हूं, मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो मैं कम बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, उत्पादन कम हो जाएगा। तो फिर निश्चित तौर पे जो लोग मेरे यहां काम कर रहे हैं मुझे उन्हें निकालना पड़ेगा, रोजगार कम हो जाएगा। और रोजगार कम हो गया तो लोगों की नौकरियां चली गई तो मांग और कम हो जाएगी। ये साइकिल समझे कि नहीं समझे? तो इस साइकिल को तोड़ना जरूरी है, मांग को बढ़ाना जरूरी है। तो सरकार ने अपनी तरफ से क्या प्रयास किया मांग बढ़ाने का? इनकम टैक्स कम कर दिया। कितना कम कर दिया इनकम टैक्स सरकार ने? कि 12,75,000 तक कमाते हो तो कोई टैक्स मत दो, सारे पैसे तुम ही रखो, कोई इनकम टैक्स मत दो। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो सरकार ने इनकम टैक्स कम किया ताकि शहरी व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पैसा रहे और वो उसको ज्यादा खर्च कर पाए। अब आरबीआई ने भी उसमें योगदान दिया है कि भाई हम क्या करेंगे, ऋण भी सस्ते कर देंगे। तो भाई शहरी व्यक्ति मान लो किसी तरह की ईएमआई दे रहा है तो उसकी ईएमआई के भी कुछ पैसे बच के अब उसकी जेब में रहने शुरू हो जाएंगे। पूरी कवायद, पूरा फोकस जो है वो इस बिंदु पर है कि हम शहरी मांग को बढ़ा पाएं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था की जो बीमारी है इस समय वो शहरी मांग की कमी है। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा संकेत है कि सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर उस बीमारी का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया ही है कि भाई शहरी मांग को बढ़ाने की ये योजना है, उसका हिस्सा है। टैक्स में छूट भी इसलिए दी गई थी। सरकार और उद्योग जगत का जो है वो भाई आरबीआई पे बहुत दबाव था, ये वृद्धि दर होगा 2025-26 में। आरबीआई ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 6.7% तक रह सकती है। यह बात आरबीआई ने कही है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा रुपए की जो कीमत गिर रही है, आरबीआई ने कहा कि यह कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आरबीआई ने कहा कि हम कोई ऐसा टारगेट नहीं करते कि रुपए को 80 पे रखेंगे, डॉलर के सापेक्ष 80 पे रखेंगे या 85 पे रखेंगे। हम ऐसा कोई नंबर तय नहीं करते कि इतने पे रखेंगे। जहां पे हमको लगता है कि एक स्थायित्व है, मतलब ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज्यादा गिरावट एक दिन में आनी शुरू हो जाए। अगर स्थिरता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि किसी मुद्रा के सापेक्ष दूसरी मुद्रा का मूल्य सही क्या हो, वो कैसे तय होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। गवर्नर साहब ने यह भी कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारा वो करीब 630.6 बिलियन डॉलर है जो हमारे 10 महीने के आयात के लिए काफी है। तो अगर हम, मतलब भाई अभी हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार है कि हम 10 महीने तक चीजें आयात कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। तो इस दृष्टिकोण से भी हम एक अच्छी स्थिति में हैं, हम एक सुरक्षित स्थिति में हैं। यह बात इन्होंने कहा है। ठीक है, कुछ और बदलाव किए हैं।
उन्होंने कहा है कि विदेशी ट्रांजैक्शन जो होता है वहां पर भी घरेलू ट्रांजैक्शन की तरह एक अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था होगी। भाई देखो, जैसे मान लो आप अपने क्रेडिट कार्ड से अगर आप भारत के अंदर ट्रांजैक्शन करते हो ऑनलाइन किसी वेबसाइट, जैसे आप मान लो अनअकैडमी का कोर्स ही खरीदते हो, आप अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल डालोगे तो आपको एक ओटीपी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? वो ओटीपी आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आपका ट्रांजैक्शन होता है। विदेशी वेबसाइटों पे ऐसा नहीं होता है बेटा। विदेशी वेबसाइट पे आप कार्ड की डिटेल डालते हो, पे दबाते हो, पेमेंट हो जाता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, कई सारी फेक विदेशी साइटों पर कुछ घोटाले भारतीय कस्टमर्स के साथ किए जा रहे हैं। तो गवर्नर साहब ने आज यहां पर यह भी कहा कि भाई हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो विदेशी ट्रांजैक्शन है उन पर भी इस प्रकार के सुरक्षा मानक स्थापित किए जाएं, जैसा हम घरेलू ट्रांजैक्शन पे करते हैं, ताकि ये ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह की जो घटनाएं हैं ये न्यूनतम हो जाएं, ये कम हो जाएं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको एकदम? इसमें कोई खास समस्या वाली बात नहीं है। चलिए, लंबा आर्टिकल था ये, लंबी चर्चा थी, तो आज एक आर्टिकल और करके फिर आप लोगों के सवाल लेंगे। अरे यार, फिर से डोनाल्ड ट्रंप। ये मैं बार बार कहता हूं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जब आ जाते हैं सत्ता में तो ऐसे शायद ही कुछ दिन निकलते हैं जब वो न्यूज के बाहर होते हैं, हमेशा न्यूज में रहते हैं। मतलब ऐसे राष्ट्रपति हैं, मैंने बाइडेन के 4 साल के कार्यकाल में जितनी बार बाइडेन के बारे में पढ़ाया होगा उससे ज्यादा बार मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है ना। और बाइडेन न्यूज में नहीं रहते थे, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा न्यूज में रहते हैं भाई। तो खैर, अब क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने? क्या किया है, जो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, कहां पर है? हेग में, नीदरलैंड्स में, हेग में इसका हेडक्वार्टर है। तो उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये तो स्कूल से पढ़ते आए हैं यार कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां है? हेग में है, नीदरलैंड्स में है हेग, तो बचपन से पढ़ा है। तो भाई उस पर क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने? प्रतिबंध लगा दिए हैं। मतलब इंसानों पर और देशों पर प्रतिबंध लगाने काफी नहीं थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाने शुरू क्षमा कीजिएगा 1 सेकेंड। कि ट्रंप ने अब अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने क्या कहा कि आईसीसी जो है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्रिकेट वाला नहीं, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसने क्या किया है? अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। यह आरोप ट्रंप साहब ने आईसीसी पर लगाया कि यह जो संस्थान है, यह जो संगठन है, यह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। हुआ क्या कि भाई हम जानते हैं कि इस न्यायालय ने इजराइल को युद्ध अपराध का दोषी पाया कि भाई जिस तरह से इजराइल ने गाजा क्षेत्र में बमबारी की और सिविलियंस को मारा, भाई आप जिससे आपका युद्ध है आपने उसको मारा तो वो तो आपका अधिकार है, लेकिन जब आप हमला करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिविलियन जान जो होती है उनका नुकसान न्यूनतम हो, सिविलियंस को कम से कम नुकसान हो। तो इजराइल पर उन्होंने यह आरोप लगाया कि भाई आप जो हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल को दोषी पाया कि आपने जानबूझकर सिविलियन ठिकानों पर भी हमला किया और यह युद्ध अपराध है, जहां पर आप क्या करो, सिविलियंस को भी, जो आम नागरिक हैं, आपके मेरे जैसे आम नागरिक, आप इनको भी जो है मारते चले जाओ, यह युद्ध अपराध होता है। और युद्ध अपराध का दोषी पाया इन्होंने और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। अब देखिए, इसको समझिए। देखो यार, बहुत सीधी सीधी बात है। अभी कल परसों ही क्लास में किसी बच्चे ने कमेंट किया था, बिल्कुल सही कमेंट था, कि ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है यार, इनकी ना अब मान्यता ज्यादा बची नहीं है, कोई नहीं सुनता इनकी। आपने देखा इतने सारे युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास का युद्ध चला, इतनी बार यूएन ने कहा, इतनी बार ये न्यायालय ने वारंट जारी किए, कुछ हुआ क्या? कोई रुका? किसी ने सुनी इनकी एक बात भी? किसी ने सुरक्षा परिषद की भी सुनी? किसी ने किसी की नहीं सुनी। सब कहते हैं आपको जो करना है करो, हम लोग तो अपना युद्ध करेंगे। तो यह अति राष्ट्रवाद की जो संस्कृति आ गई है, इसमें हो क्या गया है, यह अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है इनकी मान्यता बहुत कम हो गई है, इनकी स्वीकार्यता भी घट गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अमेरिका तो इसका सदस्य भी नहीं है, ना अमेरिका ना इजराइल। तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है, बहुत सारे देश इसके सदस्य नहीं है, भारत भी इसका सदस्य नहीं है। इसको बनाने के लिए जो रोम में प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत ने भी उस पर दस्तखत नहीं किए। भारत ने कहा यार आपराधिक न्याय तो हमारा मामला है, अपने देश में आपराधिक न्याय हमारा संप्रभु अधिकार है, हम करेंगे उसे, कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन को यह काम नहीं करने देंगे। भारत में क्या अपराध है और क्या नहीं, कौन से भारतीय ने अपराध किया है, किसने नहीं किया, यह भारत की कोर्ट तय करेगी, कोई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तय नहीं करेगा।
तो इन्होंने क्या किया, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। पुतिन के खिलाफ भी जारी कर चुके थे पहले ये लोग, लेकिन इन वारंट से कुछ होता थोड़ा ना है। अब वारंट जो सदस्य देश है, अगर मान लीजिए नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी हो रखा है और नेतन्याहू किसी आईसीसी के सदस्य देश में जाते हैं, तो उस देश की जिम्मेदारी है कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करके उस देश को सौंपे, लेकिन सॉरी आईसीसी को सौंपे। लेकिन लॉजिकली बताओ, कोई भी देश ऐसा करेगा? पता है, दूसरे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपके यहां आया है, आप उसे गिरफ्तार करके आईसीसी को सौंप दो, अरे भैया युद्ध हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आज की तारीख में अगर पुतिन भारत आए और हम पुतिन को गिरफ्तार करके आईसीसी को सौंप दें, आपको लगता है रूस ये होने देगा? या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं बाहर जाएं, कोई दूसरा देश उन्हें गिरफ्तार करके आईसीसी को सौंप दे, अरे भाई हम भी युद्ध करेंगे उनसे, ये क्या मजाक है यार? बात सही है कि नहीं है? तो इसके जो वारंट वगैरह थे उसका वैसे भी कोई मतलब था नहीं। तो यहां पर क्या हुआ, तो लेकिन अब ट्रंप ने कहा कि भाई ये आपकी शक्तियों का दुरुपयोग है, आपने क्या किया, हमारे इतने बड़े सहयोगी के खिलाफ वारंट जारी किया, तो मैं आप पर प्रतिबंध लगाता हूं। और अमेरिका के प्रतिबंधों का मतलब क्या है कि आईसीसी अब अमेरिका में कोई काम नहीं कर पाएगी। अगर अमेरिका में आईसीसी की कोई संपत्ति है तो वो संपत्ति जब्त हो जाएगी। आईसीसी के जो जज हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा, उनकी अमेरिका यात्राओं पर भी रोक रहेगी। तो ये प्रतिबंध जो है डोनाल्ड ट्रंप ने आईसीसी पर लगा दिए हैं। और नेचुरली जैसा कि हमको पता है यार, देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं ना, उनकी स्थिति क्या हो गई है। मैं एक सिंपल सा आपको देसी एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे यहां, हमारी तरफ क्या होता है ना, मतलब अब मैं आशा करता हूं आप समझोगे इस बात को। परिवारों में एक बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, दादा वादा जो होते हैं, जो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, जैसे मतलब आप समझते हो, जो भाई जो आपको पता है कि उनकी अब कोई मानेगा नहीं। जैसे मतलब मान लीजिए अब कोई आपके दादाजी हैं, कोई हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा आपके परिवार में होता है ऐसा ना हो, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है एक उम्र के बाद, लेकिन तब भी आप उनकी इज्जत करते हो कि नहीं करते? कि भाई दादाजी हैं, वो बैठे, उनके लिए आप कुर्सी लगा दो, उनको आराम से बैठा दो कहीं पर, उनको कंफर्टेबल कर दो, वो कुछ कह रहे हैं तो सुन लो। वो कह रहे हैं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर, यहां नहीं वहां नौकरी कर, ये नहीं वो पढ़ाई कर, आप मानोगे थोड़ा ना उनकी, करोगे आप वही जो आपका विचार है, लेकिन तब भी आप इज्जत से उनकी बात सुनते हो, कहते हो हाँ दादाजी ऐसे ही करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थिति वैसी ही है कि वो घर के बड़े बुजुर्ग वाली स्थिति है कि आप बैठकर उनकी बात बस सम्मान से सुन लेते हो, मानते तो आपको नहीं उनकी बात, कोई नहीं मानता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप दादाजी से पलट के ये नहीं कहते ना कि मैं तुम पे प्रतिबंध लगा रहा हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की। नहीं, इज्जत तो करनी चाहिए, आप मत मानो उनकी बात, पर इज्जत तो करनी चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बेइज्जती की है, इसका बड़ा विरोध हो रहा है। तो एक तो भाई आईसीसी ने खुद ही अमेरिका के इस कदम की आलोचना कर दी है, ठीक है, और इसके अलावा यूएन ने भी कहा है कि यार ये सब करना गलत है। आप वैसे मानते तो आप वैसे भी नहीं हो, प्रतिबंध वगैरह क्यों लगा रहे हो यार, ये तो बेकार की बात है। और साथ के साथ एक इंटरेस्टिंग बदलाव, एक इंटरेस्टिंग जो चीज हो रही है वो ये है कि यूरोपीय संघ ने, यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिका के इस कदम की आलोचना की है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक जो है एक बड़ा इंटरेस्टिंग बदलाव है कि आमतौर पे, ऐतिहासिक तौर पे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, ये लोग आपस में दोस्त रहे हैं, आपस में मित्र रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। लेकिन ट्रंप के आने के बाद से आप देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन जो है वो बार बार अमेरिका की अलग अलग मुद्दों पर आलोचना कर रहा है, ट्रंप की खास तौर पे आलोचना कर रहा है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का जो सहयोग है वो कितने दिन टिक पाता है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो हो गए 2 आर्टिकल्स हमारे आज के। अब जल्दी से आपके सवाल देख लेते हैं, और सवाल देखने के बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, अरे बेटा देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब आप भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हो ना, आप लोग स्टूडेंट्स हो। मैं जानता हूं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, प्रधानमंत्री के नाम को बिगाड़ के कार्टून कैरेक्टर के नाम जैसा बुलाना बड़ा फैशनेबल लगता है। आप लोग स्टूडेंट्स हो, है ना। आप लोग जो है ये सब सोशल मीडिया पे जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही है, नेताओं के नाम को बिगाड़कर उल्टा सीधा लिखना, ये सब मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। नेतागिरी से कुछ नहीं मिलने वाला। पढ़ो लिखो, जिंदगी में कुछ बनो तो फायदा होगा। तो जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो, है ना। वो जबरदस्ती मोदी जी को मोगली जी लिखने से कुछ नहीं होने वाला ना। बात समझो, आप नीतिगत विचार रखो अपने। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये सही है, ये उन्होंने सही किया तो तारीफ करो, आपको लगता है ये गलत किया तो आलोचना करो। ये सब जो बेकार का अश्लील वार्तालाप है, इससे कुछ मिलने नहीं वाला। तो अपने हित की सोचो ना यार। वो प्रधानमंत्री हैं, वो आप आईएएस बनो ना बनो, वो प्रधानमंत्री ही रहेंगे, है ना। अगले 4 साल प्रधानमंत्री हैं वो। तो बेटा आप जो है इस बात को थोड़ा समझो।
खाद्य मुद्रास्फीति पर जो है रेपो रेट का ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है भाई सम्मान भारद्वाज। तो खाद्य मुद्रास्फीति रेपो रेट से कितनी प्रभावित होती है, अर्थशास्त्री अभी उस पर एकमत हो नहीं पाए हैं, लेकिन इस समय आर्थिक प्रगति भी आवश्यक है। तो मैं सिद्धांततः इस कदम से सहमत हूं। मुझे लगता है कि रेपो रेट को कम करने का सही वक्त अब आ गया था। हाँ जी, हाँ, इजराइल पे जो कार्रवाई करी है उसका ही ये परिणाम है। अमेरिका इसका कभी सदस्य था भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल न्यायालय का अमेरिका कभी इसका सदस्य नहीं था, ना ही इजराइल था, ना ही भारत है। बहुत कम देश इसके सदस्य हैं। चलिए यार, अब क्या हो गया ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्ता उतनी रह नहीं गई, क्योंकि यार सारी दुनिया में क्या हो गया है कि अब वैचारिक तौर पे इतने ज्यादा बंटवारे हो गए हैं कि इसकी संभावना बहुत कम है कि दुनिया के बहुत सारे देश एक साथ आ पाएंगे किसी मुद्दे पर, एक साथ वो अपने वैचारिक एकता ला पाएंगे। चलिए, और क्या है? हाँ, गिरफ्तार, ये तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात है यार, और मतलब ये अशिष्ट भी है कि किसी दूसरे देश का नेता आपके देश में आया, आपने उसे गिरफ्तार कर लिया। यार ये तो हम शायद कभी भी नहीं करेंगे। मतलब मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि अगर अडोल्फ हिटलर भी हमारे देश में आता भाई एक सरकारी अतिथि के तौर पे, तो शायद हम उसको भी गिरफ्तार नहीं करते यार। मतलब ये तो बहुत ही अशिष्टता वाली बात है ना यार। तो आप मत बुलाओ, अगर आपको आप किसी से सहमत नहीं हो तो उसको मत बुलाओ, बुला के गिरफ्तार करके सौंप देना, ये क्या मजाक है यार? ये कौन करेगा? कोई भी सभ्य देश तो ये करेगा नहीं। ये तो अजीब ही बात है। अरे इकोनॉमिक्स की सीरीज कर रहे हैं भैया, सब कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। जब प्रीलिम्स पास आएगा तो पीवाईक्यू वगैरह सब करेंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? सब करेंगे यार। नहीं, मुझे आलोचना करने में कोई बुराई नहीं है। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि आलोचना क्यों कर रहे हो, भाई आप प्रधानमंत्री की सरकार की आलोचना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लोकतंत्र में आपका अधिकार है। लेकिन वो आलोचना भी तो होनी चाहिए। आप मतलब नाम का मजाक उड़ा रहे हो, ये कैसी आलोचना है यार? ये कोई आलोचना है? आलोचना होनी चाहिए कि आप कदम से सहमत नहीं है उनके, जो उनकी नीति है आप उससे सहमत नहीं है, आप उस पर आलोचना कीजिए, बिल्कुल स्वागत है यार, करनी भी चाहिए। लोकतंत्र में ये हमारा काम है नागरिक के तौर पे। लेकिन मतलब आप जो सोशल मीडिया में मजाक चल रहा है उल्टे सीधे, आप वो यहां लिख रहे हो यार, ये यूपीएससी की क्लास चल रही है, मजाक चल रहा है यार। चलिए क्या सवाल है? अति राष्ट्रीय हित तो आ रहा है। कोविड-19 कीन्स के अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा अपवाद है। सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन कीन्स का अर्थशास्त्र जो है बेटा, वो आमतौर पे सामान्य परिस्थितियों के लिए है। जब भी कहीं महामारी आती है, आपदा आती है, तो जो सामान्य नियम है वो बदल जाते हैं, है ना? देखो ये तो, और ये सामान्य नियम केवल अर्थशास्त्र के नहीं, हर चीज के बदल जाते हैं भाई। अब हम जानते हैं ना बहुत सारी चीजें, मानव का आचरण भी जो है वो यार आपदा में बदल जाता है। तो वो है, हम आमतौर पर थ्योरी जो बनाते हैं वो सामान्य परिस्थितियां अज्यूम करके बनाते हैं। आपदा में वो चीज बदल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, कोई एग्जिट पोल, सॉरी क्या बोलते हैं, काउंटिंग का रुझान भी बता दो यार, एक आध लोग कोई कमेंट में। चलिए, मैं क्लास 11 में हूं, अभी से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। भाई क्लास 11 में अभी आप खाली अखबार पढ़ो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अखबार करो, एनसीईआरटी करो, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि अभी हम जाके सारी लक्ष्मीकांत भी पढ़नी शुरू कर दी और रमेश सिंह भी पढ़नी शुरू कर दी। ये सब अभी कक्षा 11 में करने की जरूरत नहीं है। और स्कूल की पढ़ाई पे फोकस कर लेना बेटा। ये मत करना कि स्कूल में जो है फिर आपने नंबर नहीं लाए ढंग से और स्कूल की पढ़ाई कमजोर रह गई, ऐसा नहीं करना। ये गलती मत कर देना बिल्कुल भी। स्कूल की पढ़ाई बहुत जरूरी है, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। ये गलती बहुत लोग करते हैं और मैं किसी को सलाह नहीं देता ये करने की। अब मैंने खुद ने आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए अपने स्कूल की पढ़ाई को इग्नोर किया, नहीं करना चाहिए। मैं नहीं मानता, स्कूल की पढ़ाई बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए भाई, बायो E3 पे आ जाते हैं। सरकारी योजना है, सरकारी योजनाओं पे 100% सवाल आते ही आते हैं हर साल। और मेरा यह मानना है यूपीएससी के सबसे आसान सवाल होते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कंटेंट है, उसी में से आपके 6 सवाल 7 सवाल बनते हैं और आप बाकी 6-7 सवालों के लिए पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते रहोगे, लेकिन सरकारी योजनाएं नहीं पढ़ोगे ढंग से। सरकारी योजनाएं पढ़ लो, 7 सवाल तो 100% आने ही आने हैं, कोई डाउट ही नहीं है। तो भाई केंद्र सरकार ने क्या किया, अगस्त 2024 में बायो E3 नाम की एक योजना केंद्र सरकार लेकर आई थी। और उसके लिए अब केंद्र सरकार ने क्या किया है, राज्य सरकारों से चर्चा शुरू करी है। केंद्र ने कहा कि यार देखो, ये योजना जो है
ये लागू होगी राज्य के स्तर पे। इसके लिए राज्यों का एक्टिव होना, राज्यों का सक्रिय होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना हम नहीं कर पाएंगे। तो केंद्र सरकार जो है बायो E3 योजना जो है उसको उस पर राज्यों के साथ चर्चा जो है केंद्र ने शुरू कर दी है। अब इसमें क्या है, अब अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार, बायो E3, ये 3 ई क्या है? अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, पर्यावरण यानी कि इकोलॉजी या एनवायरनमेंट, और तीसरा क्या है? रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इन तीनों ई में हमको सुधार करना है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट। यह सवाल पूछा जा सकता है। आपको एक और ई दे देंगे और कह देंगे कि भाई इनमें से कौन सा जो है वो बायो E3 के ई में शामिल नहीं है। यह आ सकता है, याद रखिएगा। तो इस तरह की चीजें आपको याद रखनी होती हैं। इनके लिए बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की योजना है। किन चीजों के लिए? इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए इसका नाम बायो E3 है। इन 3 ई पर यह फोकस करता है। इस योजना के 6 स्तंभ हैं। ये 6 स्तंभ समझ लीजिए। पहला, रसायन और एंजाइम्स का निर्माण, कि भाई हम जो है अलग अलग प्रकार के रसायनों का, अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स का जो है हम निर्माण करें। बेहतर भोजन और प्रोटीन का निर्माण करें। सूक्ष्म बायोथेरेपी, कि भाई लोगों के इलाज के लिए हम एक बहुत ही प्रिसीजन वाली बायोथेरेपी का इस्तेमाल करें। जलवायु रोधी कृषि बहुत ज्यादा जरूरी। देखो कृषि में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स में, तो कृषि में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है क्लाइमेट चेंज की। आज की तारीख में यह हमने भी नोटिस किया है कि नहीं किया? जब मैं स्कूल में था बेटा, तो हम लोग ये मानते थे जलवायु परिवर्तन तो हम तब से पढ़ते आ रहे हैं कि हो रहा है, पर हम ये मानते थे कि हमारी पीढ़ी नहीं देखेगी। मतलब हमको लगा यार 200 साल बाद होगा, तब तक हम तो मरवर गए होंगे यार, 200 साल बाद कभी होगा जलवायु परिवर्तन। लेकिन हमको पता नहीं था कि अगले 10-20 साल में ही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन सबने नोटिस किया है कि नहीं किया है? कि जिस मौसम बारिश नहीं होती थी तब होने लगी है। जिस मौसम बारिश होनी चाहिए एक बूंद बारिश नहीं होती। जिस मौसम में गर्मी होनी चाहिए अचानक से गर्मी कम पड़ती है, उसके 1 महीने बाद भीषण गर्मी पड़ जाती है। ठंड कभी एकदम से कम होती है, कभी एकदम कड़ाके की सर्दी पड़ने लगती है। जिन इलाकों में ठंड नहीं पड़ती वहां पे ठंड पड़ने लगी है। यह हमने नोटिस किया है कि नहीं किया है? तो ऐसे में क्या हो रहा है, किसान को पता ही नहीं है यार, मैं लगा रहा हूं फसल, तो किसान भी फसल इस इमेजिनेशन के साथ लगाता है ना कि बारिश होगी, गर्मी रहेगी, सर्दी रहेगी। अब पता ही नहीं, जलवायु का आपको पता ही नहीं, आप अनुमान ही नहीं लगा सकते। तो ऐसे में कृषि को जलवायु रोधी बनाना पड़ेगा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा तो जरूरी है ना भाई। भोजन, कृषि नहीं होगी तो खाओगे क्या? तो कृषि तो बहुत जरूरी है। तो कृषि का जलवायु रोधी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण आज की तारीख में किसान को कोई गारंटी ही नहीं है कि भाई वो फसल लगा रहा है उसके लिए सही तरीके का जो पर्यावरण है वो उसको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इसके अलावा कार्बन कैप्चर करना, यानी कि पर्यावरण में जो कार्बन है उसको कैप्चर करके उसका उपयोग कर लेना कहीं, इससे प्रदूषण भी कम होगा और आपको अतिरिक्त कार्बन भी मिलेगा। और मरीन और अंतरिक्ष रिसर्च, कि समुद्र के नीचे और आकाश के ऊपर, अभी पिछले साल की खबर है कि समुद्र में पौधा, माफ कीजिएगा, अंतरिक्ष में पौधा उगा के देखा गया था कि वो उगता है कि नहीं उगता है। तो इस प्रकार की रिसर्च जो है ये करने की आवश्यकता है। तो अभी क्या हो रहा है, केंद्र ने ये योजना बना ली। अब देखो केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाता है और उनको जो है सैद्धांतिक तौर पे समर्थन देता है या फिर आर्थिक तौर पे समर्थन देता है, लेकिन ज्यादा वर्कफोर्स किसके पास है, ज्यादा काम करने वाले लोग किसके पास हैं? ज्यादा वर्कफोर्स जो है वो तो राज्यों के पास है। तो इनको इंप्लीमेंट करने में राज्यों की सतर्कता, राज्यों की सक्रियता बहुत जरूरी है। और भारत के ज्यादातर राज्यों ने अभी तक बायोटेक्नोलॉजी को लेकर किसी प्रकार की कोई नीति नहीं बनाई है। मतलब आप देखोगे भारत के ज्यादातर राज्यों में उन्हें पता ही नहीं बायोटेक्नोलॉजी पे करना भी है, कुछ करना है तो क्या करना है। राज्यों ने कुछ नहीं बनाया है इसको लेकर। तो इसकी सफलता के लिए राज्यों का चूंकि सक्रिय होना बहुत जरूरी है। तो केंद्र सरकार अब राज्यों को पुश कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है कि यार एक्टिव हो जाओ, हमने योजना बनाई है, इसको सफल करना है तो आप सभी का सहयोग लगेगा, और सहयोग करना है तो आपको सक्रिय होना पड़ेगा। यह पूरी प्रक्रिया, यह पूरी चर्चा जो है केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ शुरू कर दी है। क्लियर हो गया? ये बायो E3 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्कीम है, एंबिशियस योजना है, इस पर सरकार काम कर रही है और ऐसी योजनाएं अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ये वाला आर्टिकल जो है
ये लिखा है असर के फाउंडर ने, माफ कीजिएगा, प्रथम नाम का जो एनजीओ है, असर सर्वे वही लेके आता है, उसके जो संस्थापक हैं, उसके जो फाउंडर हैं, उन्होंने ही ये आर्टिकल लिखा है। तो असर का डेटा क्या दिखाता है कि भारत में स्कूल जाने का लक्ष्य तो काफी हद तक पूरा हो गया है। ये बात तो हम जानते भी हैं कि यार हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है, कि भाई कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारे स्कूलों में एनरोलमेंट कितने हो रहे हैं, ये डेटा तो हम पता है कि हम इसको क्रैक कर चुके हैं। भाई जितना हम चाहते हैं, लगभग 90, 95%, 98% बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जा रहे हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जिसकी हम बार बार बात करते थे, खास तौर पे कोविड के समय में हमने उसकी बहुत बात करी, वो क्या है, डिजिटल डिवाइड की समस्या। कि हम ये तो कह रहे हैं कि एजुकेशन ऑनलाइन कर देंगे, जैसे आप लोग सबके सब मेरे को ऑनलाइन देख रहे हो, तो आप लोग जो है, आपके पास या तो कोई डिवाइस है, कोई स्मार्टफोन है, या लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ है आपके पास, इंटरनेट है, इसीलिए आप मेरे को देख पा रहे हो। लेकिन जिन बच्चों के पास ये सुविधाएं नहीं है, खास तौर पे स्कूली बच्चों के पास, उनका क्या होगा, वो शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे। लेकिन असर का आंकड़ा यह दिखाता है कि यह कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम अब रह नहीं गई है, क्योंकि असर का आंकड़ा यह कहता है कि 2024 का जो आंकड़ा है, 84% घरों में स्मार्टफोन की उपलब्धता है। 84% घर ऐसे हैं जिनमें स्मार्टफोन है। तो डिजिटल डिवाइड अब भी है कि भाई 16% बच्चे उनके पास नहीं है, या फिर बाकी जो इन 84% में भी कई बार घरों में एक ही स्मार्टफोन है, तो वो माता पिता प्रयोग कर रहे हैं किसी अपने काम के लिए, तो बच्चे का जो ऑनलाइन लर्निंग है मिसिंग हो रहा है। लेकिन तब भी आप ये कह सकते हो कि अपेक्षाकृत जो है ये सुधर रहा है, और आने वाले समय में ये और सुधरेगा। यार एंट्री लेवल स्मार्टफोन तो अब 5-7, 10 हजार के भी आने लगे हैं ना, और सस्ते होंगे आने वाले दिनों में। इंटरनेट और सस्ता हो रहा है, आपके बेसिक स्मार्टफोन जो है वो और सस्ते हो रहे हैं, तो डिवाइस सस्ते होंगे तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा सुलझेगी। लेकिन यहां पर लेखक ये कहते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहां शिक्षा के स्तर में समता आ गई है, ये नहीं है, क्योंकि जो धनवान लोग हैं उनके पास हमेशा एक लेवल बेटर सुविधा आती रहती है कि भाई और जो नीचे वाला व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, वो बस कैचअप करता रहता है कि यार मैं भी प्राप्त कर लूं इस सुविधा को। अब जब गरीब व्यक्ति के पास बेसिक इंटरनेट फोन आया, तो धनवान व्यक्ति के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जो उसको और बेहतर तरीके से पढ़ा रहा है। ये बात सही है कि नहीं है? तो यार ऐसे में इस बात को समझिए कि तो ऐसे में एक जो हम कहते हैं कि शिक्षा में समता होनी चाहिए, एक जैसी शिक्षा, ये अभी भी एक सपना है, ये अभी भी इससे हम दूर ही हैं, क्योंकि धनवान लोगों के पास जो है वो अब काफी हद तक हम कह सकते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी आने लगी है। एक जमाने में भाषा की बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई टेक्नोलॉजी जो थी, ये हाई लेवल टेक्नोलॉजी सारी की सारी अंग्रेजी में काम करती थी, लेकिन बच्चे जो हैं वो तो हिंदी में पढ़ते हैं, या फिर अपनी वर्नाक्युलर भाषा, उनकी जो भी स्थानीय भाषा है उसमें पढ़ते हैं। तो लेखक कहते हैं वो प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो गई है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत आसानी से ट्रांसलेशन उपलब्ध है, आप दूसरी भाषाओं में आसानी से टाइप कर सकते हो। आप देख सकते हैं ये सारा का सारा टाइपिंग जो मैं करता हूं रोज सुबह उठ के, ये सारा का सारा मैं जीमेल में टाइप करता हूं, एक हिंदी वाला टैब लेकर। तो आप समझ सकते हैं कितनी आसानी से मैं हिंदी में इतना सारा टाइप कर पा रहा हूं। तो आसानी से हो जाता है ये सारी चीजें, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं रह गई। जो अच्छी स्टैंडर्ड किताबें हैं उनका अनुवाद भी सरलता से उपलब्ध है। एक बड़ी यूनिक प्रॉब्लम यहां पर लेखक लेके आते हैं, जिसके बारे में मैंने भी नहीं सोचा था, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये असर के डेटा के आधार पर निकाल के लाए हैं ये। इन्होंने कहा कि देश में जो बच्चे हैं, 40% स्कूली बच्चे जो हैं, उनकी माताएं, उनकी मदर्स जो हैं, वो 5वीं क्लास से कम पढ़ी हुई हैं। कि 40% बच्चे ऐसे हैं जिनकी माएं जो हैं, उनकी शिक्षा जो है वो, आप इस बात को समझिए कि वो 5वीं क्लास तक भी नहीं हुई है, या तो वो अनपढ़ हैं या 5वीं से कम पढ़ी हैं। इसके अलावा बाकी 40% जो है वो या तो वो 6ठी से 10वीं तक पढ़ी हैं। यानी कि कुल मिला के केवल 20% माताएं ऐसी हैं जो 10वीं पास हैं, जो 10वीं से आगे पढ़ी हैं। और यहां पर लेखक कहते हैं कि भाई घर में, क्योंकि आमतौर पे भारतीय परिवारों में बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की देखभाल का जिम्मा जो होता है वो औरतों का होता है। तो ऐसे में घर में मां जो है वो पढ़ी लिखी है या नहीं, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की परवरिश पर पड़ता है। तो लेखक कहते हैं कि सरकार को इसके लिए योजनाएं लानी चाहिए कि जो माएं हैं
उन माओं को कैसे पढ़ाया जाए, उसके लिए आपको कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो इनोवेटिव तरीका हो सकता है, वो हर क्षेत्र के लिए अलग तरीका हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे देश के लिए एक जैसा तरीका अपनाओ, और कोई जरूरी नहीं है कि जैसा दुनिया में दूसरों ने किया है हम भी वैसा ही करें, क्योंकि हमारा परिवेश अलग है। आप कुछ और तरीका निकाल सकते हो, लेकिन आपको इन माताओं को पढ़ाना जरूरी है। 80% माताएं अगर आपके देश की जो हैं वो 10वीं से कम पढ़ी हुई हैं, तो ये चिंताजनक बात है। इससे क्या होगा, बच्चों की परवरिश और बच्चों की शिक्षा जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ना बिल्कुल तय है। ये बात यहां पर लेखक कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। तो माताओं की शिक्षा को लेकर जो है किसी ना किसी प्रकार की योजना सरकार को लानी चाहिए। चलिए साहब, अब आते हैं पनामा पर। तो अब क्या हुआ है, पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है भाई। तो चीन का ये, अगर हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बताइए जिससे आपको लगता है कि चीन दुनिया जीतना चाहता है या विश्व विजय करना चाहता है, तो वो एक प्रोजेक्ट क्या है, वो बेल्ट्स एंड रोड्स इनिशिएटिव है, जिसके जरिए चीन क्या कर रहा है, दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बना रहा है, सड़कें बना रहा है, रेल मार्ग बना रहा है, बहुत कुछ बना रहा है ताकि आसानी से व्यापार हो पाए। तो अब क्या हुआ है, पनामा जो देश है, पनामा कहां पर है आप यहां पर देख सकते हो, ये उत्तर अमेरिका है, यूएसए आपको यहां दिख रहा है, नीचे मेक्सिको दिख रहा है आपको ये, और ये दक्षिण अमेरिका है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच में ये छोटा सा एक देश है, ये पनामा है। ठीक है, तो पनामा देश जो था, ये बीआरआई का, ये जो बेल्ट्स एंड रोड्स इनिशिएटिव है चाइना का, इसका हिस्सा पनामा था, पनामा इसमें शामिल था। लेकिन अब क्या हुआ है, पनामा ने बेल्ट्स एंड रोड्स इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को पूरी तरह से छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो भाई आप जानते ही हैं, अब ये क्या है, बेल्ट्स एंड रोड्स इनिशिएटिव की अवधि जो है समाप्त हो रही थी, तो पनामा ने कह दिया है कि अब हम इस समझौते को रिन्यू नहीं करेंगे, अब हम दोबारा इसका सदस्य बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, ये हुआ क्यों? बहुत सीधी सीधी बात है, ये हुआ है अमेरिका की दादागिरी के कारण। कि अमेरिका ने क्या किया, पिछले दिनों आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बार बार अपने भाषणों में यह कहा कि हम पनामा नहर पर वापस कब्जा करेंगे। आप अगर इस मानचित्र को देखें तो आप समझ सकते हैं पनामा नहर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। पनामा नहर क्या है, यहां पे आपने एक जमीन को काट के थोड़ा सा आपने यहां से एक ऐसे नहर बना दी। तो मान लीजिए अगर किसी को सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाना होता था, तो उसके पहले उसे पूरा दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगा के ऐसे होकर यहां जाना पड़ता था, जो करीब 12,000 मील पड़ता था, करीब 20,000 किलोमीटर पड़ता था। अब आपने जब पनामा नहर बना दी, तो व्यक्ति सैन फ्रांसिस्को से यहां पनामा नहर से होते हुए न्यूयॉर्क जा सकता है, जो करीब 6,000 किलोमीटर पड़ता है। तो अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा सुविधा। अगर मान लीजिए अमेरिका को आगे भी कहीं जाना है, आपको अमेरिका से सैन फ्रांसिस्को से सामान निकालना है और आपको इधर भी कहीं जाना है, तो आप पनामा नहर के कारण आप जो है दक्षिण अमेरिका का पूरा चक्कर लेने से बच जाते हो। तो भाई अमेरिका ने यह कहा था कि भैया पनामा नहर जो है हमने बनाकर हमने पनामा को दे दी कि तुम इसे चलाओ। लेकिन पनामा के साथ क्या हो गया है, वो अब चीन के हाथों में खेल रहा है। चीन पूरी तरह से पनामा में निवेश किए जा रहा है, बेल्ट्स एंड रोड्स इनिशिएटिव लेकर आ रहा है, और यह हमें स्वीकार्य नहीं है। हमने आपको नहर इसलिए थोड़ा बना कर दी थी कि आप चीन को दे दो और चीन को उसका उपयोग करने की पूरी छूट दे दो। तो अमेरिका ने यह कहा कि भैया हम जो है पनामा नहर को वापस छीन लेंगे, पनामा नहर को हम पनामा देश से वापस ले लेंगे। अब यार पनामा जो देश है उसकी आय का बहुत बड़ा स्रोत पनामा नहर ही है। पनामा नहर से पास करने के लिए देश जो फीस देते हैं वो पनामा की आय का बहुत बड़ा स्रोत है। तो यह माना जा रहा है कि अमेरिका की इन धमकियों से, अमेरिका के इस दबाव से पनामा जो है वो डर गया और उसने कह दिया कि हम चीन के साथ अपना गठबंधन ही खत्म कर रहे हैं, चीन के साथ जो हमने समझौता किया था उससे हम बाहर निकल रहे हैं। याद रखिएगा अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, मार्को रूबियो। ठीक है, मार्को रूबियो नाम है इनका, जो अमेरिका में इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं विदेश मंत्री को। तो मार्को रूबियो ने पिछले दिनों पनामा से कहा भी था कि आप अपने देश पर चीन के प्रभाव को कम करें। तो इसके कारण से यह माना जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में आकर पनामा जो है अब वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल गया है। ऑब्वियसली चीन ने अमेरिका की इस दादागिरी की, इस आचरण की आलोचना करी है। और अगर आप सोचकर देखो, अगर आपने विश्व का इतिहास पढ़ा है तो आप जानते होंगे यार शीत युद्ध और क्या था। शीत युद्ध जब था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, यही तो था कि देशों को सोवियत संघ अपने पक्ष में मिलाना चाहता था, अमेरिका अपने पक्ष में मिलाना चाहता था। दोनों इस बात को लेकर विवाद करते रहते थे, लड़ते रहते थे कि भाई देश किसके पक्ष में जाएंगे। तो यह आपको बिल्कुल वैसा ही फील नहीं आ रही है, बिल्कुल सेम नहीं लग रहा है। तो यह क्या है, एक नए शीत युद्ध का आरंभ माना जा सकता है। यह निश्चित तौर पे आप कह सकते हो कि यार एक तरह का शीत युद्ध का आरंभ ही यह है।
तो भाई एक दुनिया जो है दोबारा से अमेरिका और चीन के एक शीत युद्ध में फंसती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए आज एक बार, अभी कितने आर्टिकल्स बचे हुए एक बार मैं देख लेता हूं, काफी समय क्योंकि गुजर गया, तो आप लोगों के सवाल देख लेते हैं। राजनीतिक अस्थिरता वाला आर्टिकल है और एआई वाला, यही दो होंगे ना। चलिए अब दो आर्टिकल्स बाद में कर लेंगे, पहले आप लोगों का एक बार सवाल देख लेते हैं, फिर आपके सवाल चले जाते हैं, मैं देख नहीं पाता। चलिए जल्दी से आप लोगों के सवाल एक बार देखे लेते हैं। चलिए क्या सवाल है। 84% स्मार्टफोन का आंकड़ा सही नहीं है। नहीं यार, ये आंकड़ा सही है, ये आंकड़ा सही है, क्योंकि बात समझिए कि ये सरकारी आंकड़ा नहीं है। आप सरकारी आंकड़े पे सवाल कर लो यार। प्रथम एक बहुत ही जाना माना प्रतिष्ठित संस्थान है, मैं नहीं मानता कि प्रथम के आंकड़े में कोई गड़बड़ होगी, तो मैं उस आंकड़े को गलत नहीं मानता। मतलब 84% का जो आंकड़ा है मेरे ख्याल से ये सही है। ठीक है, चलिए। अरे कहां चले गए सवाल आपके। हाँ चलिए, क्या सवाल है। कोई प्रश्न दिख नहीं रहा है आपका, सवाल पूछा करो यार, ये सब क्या है। डिजिटलाइजेशन उपयोग में वृद्धि है किस प्रोडक्ट पर, टेक्नोलॉजी के विकास करना। क्या इंडिया रियली में डिजिटल हुआ है। बहुत यार डिजिटल नहीं हुआ, मतलब यार ये मत कहो। देखो क्या होता है कि आप आलोचना करो कि यार और डिजिटल हो सकते हैं, वो ठीक है, पर ये मत कहो कि नहीं हुआ। आप लोग कहां रहते हो मुझे नहीं पता, मैं मुंबई में रहता हूं, आपसे हजारों किलोमीटर दूर में रहता हूं। आप लोग सुबह सुबह 9 बजे एक अध्यापक से हिंदी भाषा की क्लास जो है वो एक डिजिटल माध्यम से ले रहे हो, आप सब लोग। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सबके सब लोग करोड़पति तो नहीं होंगे, आप में से बहुत लोग बहुत सामान्य परिवार से भी आते होंगे। कुछ लोग होंगे करोड़पति भी, लेकिन कुछ लोग तो बहुत सामान्य परिवारों से भी होंगे यार। तो आप लोग अगर मेरी क्लास को अपने घर पे बैठकर ले पा रहे हो, एक मुंबई में बैठे शिक्षक की क्लास को, तो यार मतलब डिजिटल तो यार हम हुए हैं, ये मत कहो कि नहीं हुए। बात समझ रहे हो कि नहीं। चलो आगे बढ़े। यार अब अमेरिका का क्या किया जाए, मतलब क्या कहूं मैं। अब ये विदेश नीति में क्या होता है, ये दबाव की ही नीति होती है। आप किसी पर दबाव डालो, वो आप पे दबाव डालेगा, तो ऐसे ही चलता है ये सब लेन देन विदेश नीति में। आप पढ़ोगे आईआर में धीरे धीरे। अमेरिका जो है पनामा नहर पे अपना वर्चस्व चाहता है, ये बात सही है। मुझे आपसे बात करनी है, मुझसे कह रहे हो भाई अगर, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, क्लास के अंत में अपना ईमेल आईडी में दूंगा, ईमेल आईडी दूंगा, इंस्टाग्राम दूंगा, वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपसे बात करूंगा, चिंता मत कीजिए। चलिए कोई सवाल है क्या। नहीं, कोई प्रश्न जो है वो दिख नहीं रहा। शीत युद्ध अमेरिका का एक जगह नहीं चल रहा, लगभग सब देश के साथ है, पर खेमे दो ही हैं बेटा। एक अमेरिका और समर्थक देशों का खेमा है, और दूसरा चाइना, ईरान, इन सब देशों का खेमा है। ये दो खेमे धीरे धीरे दुनिया में बन रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलो यार पढ़ाई लिखाई कर लो यार, क्या मिलेगा ना बिना पढ़े लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार होता क्या है, YouTube पे ना कमेंट्स का जो सिस्टम है वो उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो अगर आप बहुत देर कमेंट ना देखो तो ऊपर वाले कमेंट फिर दिखने बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए बीच में 2 बार मुझे कमेंट देखने पड़ते हैं। चलिए अब चलते हैं, 2 आर्टिकल्स बचे हैं, फटाफट खत्म करते हैं इनको। क्लास को भी हमारा 53 मिनट हो गए करीब करीब। हाँ जी, तो राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी हस्तक्षेप, हस्तक्षेप शब्द इतना रह गया शायद। ठीक है, चलिए तो भैया देखो होता क्या है, आपने ये बात तो आपने भारत में भी सुनी होगी कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे यहां की राजनीति में, हमारे यहां के चुनावों में विदेशी शक्तियां हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका हो गया, आपने अभी पिछले दिनों जॉर्ज सोरोस का बड़ा नाम सुना होगा, बार बार जॉर्ज सोरोस का नाम आता है कि एक विदेशी बिलियनियर है, वो भारत की राजनीति में किसी ना किसी तरह से हस्तक्षेप करना चाहते हैं। अभी सत्य है कि असत्य है मैं नहीं जानता, लेकिन आरोप हमेशा लगता रहता है। और ये आरोप केवल भारत में नहीं लगते बेटा, ये हर जगह लगते हैं। अमेरिका में चुनाव हुआ, वहां पर भी आरोप लगा कि भाई किसी एक प्रत्याशी के समर्थन में जो है बहुत ज्यादा विदेशियों ने जो है योगदान दिया, विदेशों ने फंड किया।
अभी कनाडा में तो क्या हो गया, जस्टिन ट्रूडो ने एक पूरी समिति ही बना दी। उस समिति ने रिपोर्ट दे दी कि सबसे ज्यादा हमारे चुनावों में चाइना दखल देता है, उसके बाद भारत दखल देता है। नेपाल में आप देखोगे वहां पर यह सामान्य बात की जाती है कि भारत ही चुनाव में दखल देता है। बांग्लादेश में यह आरोप लगता है कि भारत चुनाव में दखल देता है। तो कुल मिला के बहुत सारे देशों में इस तरह की बात की जाती है, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि आंतरिक राजनीति में किसी ना किसी तरीके से विदेशी दखल अंदाजी जो है वो होती है। तो अब इसके लिए जॉर्जिया देश का मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। तो जॉर्जिया में क्या हुआ, जॉर्जिया आप देखेंगे कहां है, मानचित्र बड़ा हल्का सा है, अगर आपको दिखाई देगा ये रूस है, ये कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, और उसके ऊपर यहां पर जॉर्जिया है, कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में। ठीक है, जॉर्जिया है, बड़ा खूबसूरत देश है। पिछले साल मेरे कुछ मित्र वहां घूमने गए थे, उन्होंने मुझे बड़ा बोला कि यार जॉर्जिया घूम के आओ, तिबिलिसी जाओ, बड़ी सही जगह है। खैर मैं वहां गया नहीं आज तक। तो जॉर्जिया में क्या हुआ, वहां पर सरकार एक कानून लेकर आ गई। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा, अपने कानून में नियम बना दिया कि कोई भी संगठन जो जॉर्जिया में काम कर रहा है अगर 20% से ज्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रहा है तो हम यह मानेंगे कि वो संगठन विदेशी प्रभाव में है। फिर वो चुनावों में कितना काम कर पाएगा, मतलब उसको हम ऐसा सर्टिफाई कर देंगे कि भैया तुम विदेशी प्रभाव वाले संगठन हो और तुमको हम फिर सीमित अधिकार देंगे। यह बात जॉर्जिया की सरकार ये कानून लेकर आ गई। उसके बाद वहां पे मीडिया ने बहुत विरोध किया, वहां के एनजीओ ने बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा यार फॉरेन एड तो हमको मिलती है अपना काम करने के लिए, पर उसका मतलब यह आप थोड़ा ना निकाल सकते हो कि हम कोई देश के अहित में काम कर रहे हैं या हम विदेशियों के लिए काम कर रहे हैं। यह तो बहुत ही गलत विचार है। तो आखिरकार दबाव में आके वहां की सरकार ने अपना यह कानून वापस ले लिया और उन्होंने क्या कहा, जो अमेरिका का कानून है इस तरह की चीजों पर उसको उन्होंने लागू कर दिया। उन्होंने, अमेरिका में क्या कानून है कि अगर आप विदेशी फंडिंग लेते हो तो आपको उस फंडिंग की घोषणा करनी पड़ेगी। अमेरिका यह कहता है कि आप ले सकते हो, हम आपको कोई ऐसा नहीं मानेंगे कि भाई आप जो है आप कुछ गलत प्रकार के हो या कुछ और, हम ये बस कह देंगे कि आपको उस फंडिंग की घोषणा करनी पड़ेगी। यह बात जरूरी है, यह बात स्पष्ट है। ठीक है, तो अक्सर देशों की जो आंतरिक राजनीतिक समस्या हैं उनमें विदेशी हाथ की शिकायत की जाती है। ये एक निश्चित तौर पे एक चिंताजनक बात है, एक समस्याप्रद बात है कि देशों में अक्सर जो है ऐसा माना जाता है कि आंतरिक टर्मोइल जो है, जैसे बांग्लादेश में भी हुआ कि शेख हसीना को हटाया गया और मोहम्मद यूनुस जो है वहां पर अंतरिम सरकार के प्रतिनिधि बन गए। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति इस बात को मानता है, लगभग हर व्यक्ति कहूंगा, जो कि इसमें अमेरिका का हाथ है। यह बात तो मतलब कॉमन सेंस है, अब जो है सभी इस बात को मानते ही हैं कि किसी ना किसी तरह से इसमें अमेरिका का हाथ है। शेख हसीना जो है वो अमेरिका के हित में उतनी ज्यादा नहीं थी, तो अमेरिका ने उनको परिवर्तित करने की कोशिश की। जॉर्जिया में क्या हुआ था, वहां पर एक जॉर्जियन ड्रीम पार्टी है, जब वो चुनाव जीती और जॉर्जियन ड्रीम पार्टी पे आरोप क्या लगता था कि ये अमेरिका से अपना अलायंस खत्म करके रूस के ज्यादा पास जाना चाहती है। तो जब ये चुनाव जीत गई उसके बाद बड़े दंगे हुए देश में, और उन दंगों के लिए यह कहा गया कि पश्चिमी देशों ने, खास तौर पे अमेरिका ने ये दंगे करवाए हैं। तो बेटा इस तरह के आरोपों के, इस तरह की समस्याओं के बहुत सारे वैश्विक उदाहरण उपलब्ध हैं। हमारे पड़ोस में, जैसा मैंने आपको बताया, बांग्लादेश इसका एक उदाहरण है। तो यह बात सही है कि अगर आंतरिक राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप होगा तो यह देशों की संप्रभुता के लिए एक सही चीज नहीं है। इससे देशों की संप्रभुता निश्चित तौर पर प्रभावित होती है। चलिए आखिरी आर्टिकल शशि थरूर ने लिखा है, ये भारत और एआई। देखो सीधी सीधी बात है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये कहते हैं। थरूर साहब का आर्गुमेंट ये है कि भारत को एआई में और एक्टिव होना पड़ेगा। जो आपको याद है, मैंने 2-3 दिन पहले आपको पढ़ाया था कि एआई के क्षेत्र में भारत केवल उपभोक्ता बन के नहीं रह सकता। जो मैंने पढ़ाया था लगभग वही थरूर साहब ने लिख दिया है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, भारत एआई का एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है। भारत में एआई की प्रयोग दर जो है वो 30% है, बाकी दुनिया में 26% है। यानी कि ग्लोबल एवरेज से ज्यादा एआई भारत में प्रयोग किया जा रहा है। चैट जीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार भारत है। ठीक है, लेकिन थरूर साहब ये कहते हैं कि इतना बड़ा उपभोक्ता होने के बाद भी एआई को लेकर जो वैश्विक नीतियां बन रही हैं, भाई देखो एआई कोई एक देश की प्रॉपर्टी तो है नहीं, पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है, पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, पूरी दुनिया में बहुत तरह के बदलाव हो रहे हैं। तो ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो नीतियां बन रही हैं, उन नीतियों में भारत कहीं है क्यों नहीं? मतलब भारत उन नीतियों को बनाने में सक्रिय योगदान क्यों नहीं दे रहा है? शशि थरूर का सवाल यह है। वो कहते हैं कि भाई ये एआई से जुड़ी वैश्विक नीतियां जो बन रही हैं उनके निर्माण में भारत कहीं है ही नहीं।
तो भारत अपने आप को केवल एक बड़े उपभोक्ता की तरह क्यों पिच कर रहा है? हम नीति निर्माण में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? वो एग्जाम्पल देते हैं कि 2024 में आप यहां देखेंगे नवंबर में क्या हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में एआई सुरक्षा का एक वैश्विक संस्थान खोला गया। तो एआई सुरक्षा का वैश्विक संस्थान खुल गया है, लेकिन भारत में हमने अभी तक एआई सुरक्षा के लिए हमारी नीति क्या है, इस पर कोई चर्चा नहीं की है। हमने अभी तक अपना राष्ट्रीय संस्थान इसके लिए नहीं खोला है। हमारे देश के अंदर एआई की सुरक्षा की क्या नीति होने वाली है, हम एआई का व्यापार कैसे करेंगे, एआई जो है वो हमारे देश के नागरिकों के हित में ही प्रयोग हो, ये हम कैसे सुनिश्चित करेंगे, ये सारी चीजें हमने अभी तक तय की ही नहीं है। कोई राष्ट्रीय नीति अभी तक नहीं बनी है हमारी एआई को लेकर, जबकि वो बननी चाहिए। दुनिया में देश बना रहे हैं, हम खाली बैठकर उपभोग कर रहे हैं। हमको भी अपनी नीति बनाकर सक्रिय होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात वो कहते हैं। वो आगे कहते हैं अमेरिका ने तो एआई सॉफ्टवेयर के निर्यात पर नियंत्रण भी शुरू कर दिया है कि भैया अगर अमेरिका में जो एआई सॉफ्टवेयर बन रहा है तो कहां कहां वो निर्यात हो सकता है, कितना निर्यात हो सकता है, अमेरिका उस पर कंट्रोल भी कर रहा है। हालांकि ये कंट्रोल जो है ये चाइना को दिमाग में रख के किया है अमेरिका ने, ताकि ऐसा ना हो कि रिसर्च सारी अमेरिका में हो जाए और फायदा सारा चाइना उठा ले। ये अमेरिका नहीं चाहता, तो इसलिए अमेरिका ने चाइना को दिमाग में रख के ये कंट्रोल बनाया है। लेकिन इन कंट्रोल्स का असर जो है वो निश्चित तौर पर भारत में भी पड़ेगा। भाई अगर अमेरिका जो है एआई के निर्यात पे किसी तरह की रोक टोक लगाता है तो भारत को भी तो वो सुविधाएं मिलनी कम हो जाएंगी। तो भारत के पास थरूर साहब ये कहते हैं कि यार हमने इतना लंबा चौड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हमारे पास आधार है, हमारे पास यूपीआई है, आधार के साथ इतनी सारी चीजें लिंक्ड हैं, इतना अच्छा इतना व्यापक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, तो अब समय आ गया है कि हम एआई के भी वैश्विक नेतृत्व में शामिल हों। एआई में हम केवल एक फॉलोअर नहीं रह सकते कि हम जो है एआई की जो नीति बनेगी हम उसको फॉलो कर लेंगे, ये नहीं है। एआई की नीति क्या बनेगी, कैसे बनेगी, इसमें भारत को योगदान देना पड़ेगा। यह शशि थरूर साहब का तर्क है। चलिए अब आपको आज के सवाल कराऊंगा, लेकिन उसके पहले भैया मेरे से जुड़ना है, संपर्क करना है तो टेलीग्राम पे आप अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस से जुड़ सकते हैं, जहां पे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आएगी। अतुल_यूपीएससी मेरा इंस्टाग्राम है, jainutul86@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है। मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल को कृपया फॉलो कर लीजिए आज जाकर, unacademy.com@अतुल जैन-9376 ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत सारी नई चीजें लेकर आ रहा हूं अगले हफ्ते से अनअकैडमी की ऐप पर, और वहां पर अगर आप इस प्रोफाइल को फॉलो करेंगे तो आप मैं जो भी नया कार्यक्रम लेकर आऊंगा, एमसीक्यू पे आधारित कार्यक्रम लेके आऊंगा, इकोनॉमी जो यूट्यूब पे कराऊंगा, उसके अलावा इकोनॉमी से जुड़े कुछ कार्यक्रम अनअकैडमी की ऐप पर भी होंगे। तो जो भी मेरा बैच आएगा, जो जब मैं पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ऐप पर, ये सारे नोटिफिकेशंस आपको यहां पर मिलते रहेंगे अगर आप इस प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे। तो आज ही इस प्रोफाइल को तुरंत फॉलो कर लीजिए। चलिए साहब, अब आपके जल्दी से सवाल देख लेते हैं। सत्य कथन पहचानिए, रेपो दरों में कमी से देश में पूंजी की उपलब्धता बढ़ती है। आज ही समझाया आपको, अगर रेपो रेट कम हो गए, बैंकों को आसान ऋण मिलेगा, बैंकों को आसान ऋण मिलेगा तो वो बाकी लोगों को आसान ऋण देगा, पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी। पहला कथन सत्य है। मौद्रिक नीति समिति अपने सभी निर्णय सर्वसम्मति से लेती है, ऐसा नहीं है। 6 लोग होते हैं, ये वाला निर्णय जो है ये सर्वसम्मति से लिया गया है, लेकिन इसके पहले जो बैठकें हुई हैं उनमें कई बार 6 में से 4-2, 5-1 ऐसे वोट से भी निर्णय लिए गए हैं। तो यह बात सही नहीं है। सर्वसम्मति की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सर्वसम्मति नहीं बनी तो बहुमत से भी निर्णय जो है इसमें लिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, पहले क्या ढूंढना है, सत्य कथन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वारंट गैर सदस्य देशों पर भी बाध्यकारी होते हैं? नहीं, जो देश इसका सदस्य नहीं है उस पर वो वारंट बाध्यकारी नहीं है, आप उसको मानोगे। मैं सदस्य ही नहीं हूं, मुझे क्या मतलब आपके वारंट से। भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य है, भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत ने रोम स्टैच्यूट जो है, रोम में जो नियम बने थे, भारत ने उन पर कभी दस्तखत नहीं किए, उन पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए। चलिए आज का हमारा सब्जेक्टिव सवाल क्या है, आंतरिक राजनीति में विदेशी प्रभाव देशों की संप्रभुता के लिए एक बड़ी चुनौती है, चर्चा कीजिए।
तो भैया अगर आपके देश की जो आंतरिक राजनीति है, आपके देश के जो आंतरिक मुद्दे हैं, अगर उनमें विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है, दूसरा देश, दूसरे देश के संस्थान, दूसरे देश के संगठन, दूसरे देश की सरकारें अगर उसमें हस्तक्षेप कर रही हैं, तो नेचुरली आपके देश की जनता का जो चुनने का अधिकार है वो कमजोर हो जाता है। तो फिर ये संप्रभुता के लिए निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। तो इसी को आपको इलैबोरेट करके लिखना है, एग्जांपल्स के साथ लिखिएगा, ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको बता दूं, सोमवार से टाइम आपको बता दूंगा, यूट्यूब पे आ जाएगा। यूट्यूब पे मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स की सीरीज चालू की जा रही है। कोशिश करेंगे इस बार कि हम जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रीलिम्स के पहले वाली, वो हम मई तक खत्म करने की जितनी हो पाएंगी। अब ये नहीं कह रहा पूरा कर दूंगा, क्योंकि आई थिंक वीक में 3 दिन वो क्लास होगी, तो पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स के पहले हम जो है जितना इंपॉर्टेंट चीजें हमको लगती हैं वो हम कर पाएं। टारगेट ये 2026-2027 वाले बच्चों के लिए है। 2026-27 वाले सभी लोग इन क्लासेस से जुड़ें, इन क्लासेस से सीखें। इकोनॉमिक्स आपको बहुत आसान करके बताऊंगा। अनअकैडमी ऐप पर अगले सप्ताह से ही कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग कार्यक्रम लेकर आऊंगा, बहुत सारे नए कार्यक्रम लेकर आऊंगा, तो भाई उनसे जुड़े रहिए। बजट का सेशन आप में से बहुत लोग मांग कर रहे हैं, अगर आज मैं पूरा कर पाया तो आज करा दूंगा, आज नहीं हो पाया तो सोमवार को तो 100% होगा। जो भी होगा मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इस चैनल को हमारे फॉलो कर लीजिए, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी को। इस चैनल को फॉलो करेंगे तो सारी अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो भाई इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे इस हिंदू एनालिसिस को लेकर मिलूंगा सोमवार को। संडे को ये क्लास नहीं होगी,